एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाया। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने नागार्जुना, ह्यून-सैंग और हर्षवर्धन जैसे अनेकों स्कॉलर्स को जन्म दिया। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके आगे आज के समय के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज भी फीकी मालूम पड़े। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ एंड थर्ड हाफ। फर्स्ट हाफ में हम जानेंगे कि आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी इतना फेमस क्यों था और कौन कौन सी बातें थीं जो इसे सबसे खास और सबसे अलग बनाती थीं। सेकेंड हाफ में हम जानेंगे कि आखिर इसे किसने और क्यों जलाया, और थर्ड हाफ में हम जानेंगे कि आखिर इसे रीबिल्ड क्यों नहीं किया जा सका। तो चलिए शुरू करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5th सेंचुरी में कुमारगुप्त फर्स्ट द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि गुप्त वंश के खत्म होने के बाद भी इस यूनिवर्सिटी को बाद के राजवंश व राजाओं से संरक्षण व मदद मिली थी। इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई और भी जानकारियां हमें 7th सेंचुरी में नालंदा एज चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसोंग के लेखों से मिलती है। दरअसल उनके अनुसार इस यूनिवर्सिटी में उस टाइम 10,000 स्टूडेंट्स और लगभग 1500 टीचर्स थे। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को उस टाइम विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कहा था। हिस्टोरियंस द्वारा कहा जाता है कि उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, टर्की, श्रीलंका जैसे देशों से स्टूडेंट्स आते थे। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन सी खास बात थी इस यूनिवर्सिटी में जो देश विदेश से स्टूडेंट्स यहाँ एजुकेशन लेने आते थे। तो इसका जवाब है यहाँ दी जाने वाली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। उस टाइम पर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना किसी भी स्टूडेंट के लिए सपने जैसा होता था। इसके अलावा सब्जेक्ट्स में काफ़ी वैरायटी का होना ये भी एक बड़ा कारण था स्टूडेंट्स के यहाँ आने का। कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में 30 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जिनमें लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स शामिल थे। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के साथ खाना और रहना भी फ्री था। इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात थी जो आज भी हर किसी को इम्प्रेस करती है, और वो थी इसकी मैनेजमेंट। यानी इतने सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए रहना, खाना और पढ़ना पढ़ाना, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, वो भी इतने बड़े पैमाने पर काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है। लेकिन उस टाइम लिमिटेड सोर्सेस होने के बावजूद इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट इतने सिस्टमेटिक ढंग से किया गया था जिसकी कल्पना करना आज के टाइम में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मुश्किल है। तो ये कुछ बातें थी जो नालंदा यूनिवर्सिटी को खास बना रही थी और उस टाइम पर देश विदेश के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा हब बन चुका था और देश विदेश से स्टूडेंट्स यहाँ एजुकेशन लेने आते रहे। ऐसा कहा जाता है कि 8th सेंचुरी और 9th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी अपने पीक पर था। लेकिन वक्त आता है 11th सेंचुरी 93 का, जब एक सनकी राजा की नज़र पड़ती है इस एजुकेशन के सबसे बड़े हब पर, जिसने अपनी सनक और जेलसी के कारण इस यूनिवर्सिटी को तबाह करने की सोचता है और कुछ वक्त बाद इसे तबाह कर भी देता है, और साथ ही साथ भारत समेत पूरी दुनिया को सैकड़ों वर्ष पीछे डार्क एज में धकेल देता है। और वो होता है तुर्की से आया हुआ विदेशी शासक बख्तियार खिलजी। खिलजी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाए जाने के पीछे हिस्टोरियंस द्वारा कई रीजंस दिए जाते रहे हैं। एक तो कहा जाता है कि उस टाइम बुद्धिज्म अपने पीक पर था, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी जोरों पर था और खिलजी इस धर्म के खिलाफ था। वो इस धर्म को ख़त्म करके इस्लाम धर्म को स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने बुद्धिज्म के सबसे बड़े केंद्र रहे नालंदा यूनिवर्सिटी को विध्वंस करने की सोची और नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। लेकिन जो सबसे प्रचलित कारण था नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने का, और जिसे मैक्सिमम हिस्टोरियंस आज भी मानते हैं, वो है कि एक बार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने से पहले उसने नालंदा के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर चुका था। बीमार होने के बाद उसने अपने हकीमों से इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रही थी, बल्कि दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत और ख़राब होती जा रही थी।
तभी किसी ने उसे सलाह दी कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र से अपना इलाज कराए, वो उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन खिलजी को अपना इलाज किसी गैर मुस्लिम से कराना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और वो इस बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन वक्त के साथ उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। अंत में हारकर उसने राहुल श्रीभद्र को अपने पास बुलाया और अपना इलाज करने को कहा। राहुल श्रीभद्र ने खिलजी का चेकअप किया। तभी खिलजी ने राहुल श्रीभद्र को इनडायरेक्टली चैलेंज किया और शर्त रखी कि वो उनके द्वारा दी गई कोई भी दवा को नहीं खाएगा और अगर वो ठीक नहीं कर पाए तो खिलजी उन्हें मौत के घाट उतार देगा। राहुल श्रीभद्र ने उसके इस शर्त को मान लिया और उन्होंने कुछ वक्त के बाद खिलजी को कुरान की एक किताब दी और उससे कहा कि वो रोज़ इस कुरान के कुछ पन्ने को पढ़े और उसे सांत्वना दी कि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। खिलजी ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पर दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। खिलजी जब उन पन्नों को पढ़ता तब थूक के सहारे दवा उसके शरीर में चली जाती, जिससे वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद खुश होने की बजाय खिलजी को जेलसी होने लगी कि आखिर कैसे एक भारतीय वैद्य ने उसे ठीक कर दिया, कैसे एक भारतीय वैद्य का ज्ञान उसके हकीमों के ज्ञान से कई गुना ज़्यादा था। आखिर इन भारतीयों के पास यह ज्ञान आया कहाँ से? इस तरह की बातें उसे और परेशान कर रही थी। तभी उसे पता चलता है दुनिया के सबसे बड़े लाइब्रेरी के बारे में, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। दरअसल नालंदा यूनिवर्सिटी में 9 मंजिलों की एक लाइब्रेरी बनाई गई थी जिसमें 90 लाख किताबें थीं, जो उस समय राहुल श्रीभद्र जैसे हजारों स्कॉलर्स के ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स था। और खिलजी ने तय किया कि वो इस ज्ञान के सबसे बड़े सोर्स यानी नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी को ही ख़त्म कर देगा और उसने यही किया। एक रात उसने अपने सैनिकों के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया और नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आग लगा दी। हमला इतना भयानक था कि उसमें पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट्स मारे गए, कितने ही स्कॉलर्स जिंदा जला दिए गए। हर तरफ बस तबाही तबाही थी और इतना बड़ा नरसंहार हुआ सिर्फ और सिर्फ एक राजा के घिनौनी सोच के कारण। हिस्टोरियन मिन्हाज सिराज द्वारा लिखे गए किताब तबाकत इ नसीरी में उन्होंने बताया कि किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने लगे थे और इस तरह एक सनकी राजा के सनक का शिकार हो जाता है सैकड़ों वर्ष से इकट्ठा किया गया ज्ञान। और इतना ही नहीं, इस क्रूर शासक की क्रूरता यहीं तक नहीं थमती। आगे चलकर वो 2 और यूनिवर्सिटीज़ विक्रमशिला और उदंतपुरी को भी तबाह कर देता है और ये तबाही इतनी भयानक थी जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को सैकड़ों वर्ष पीछे धकेल दिया। वरना आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर ये तबाही ना होती तो आज भारत कहाँ होता और पूरा विश्व कहाँ होता। और ये हमारे लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिसने इतने बड़े ज्ञान के केंद्र को तबाह किया, जिसने अनगिनत लोगों को मारा, जिसकी क्रूरता ने पूरी मानव जाति को सैकड़ों वर्ष पीछे डार्क एज में धकेल दिया, उसके सम्मान में हमने उसके नाम पर कहीं शहर, कहीं गांव तो कहीं रेलवे जंक्शन ही बसा दिया। कहा तो ऐसा भी जाता है कि हमारे देश में कुछ जगहों पर उसे पूजा भी जाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या ही हो सकता है। दरअसल नालंदा यूनिवर्सिटी पर यह पहला हमला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी 2 बार इसे नष्ट करने की कोशिश की जा चुकी थी। सबसे पहले 5th सेंचुरी के मध्य में इसे नष्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्कंदगुप्त के शासकों ने इसे रिबिल्ड करवाया था। दूसरी बार अर्ली 7th सेंचुरी में इस पर हमला किया गया था, जिसे बाद में बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने रिबिल्ड करवाया था। तो सवाल उठता है कि जब 2 बार हमले के बाद इसकी रिकवरी की जा चुकी थी तो फिर तीसरी बार इसे रिबिल्ड क्यों नहीं किया जा सका? तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसके 2 कारण हैं। पहला तो इस पर हुआ तीसरा हमला पिछले दोनों हमलों से कई गुना ज़्यादा विनाशकारी था। तीसरे हमले के बाद कुछ बचा ही नहीं था जिसे रिकवर या रिबिल्ड किया जा सके। और दूसरा कारण कि इस हमले के बाद आने वाले वर्षों में भारत पर बाहर से आए हुए आक्रांताओं का कब्जा, यानी 11th सेंचुरी 93 में जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया, तब इसके बाद आने वाले वर्षों में मैक्सिमम टाइम भारत पर विदेशी हुकूमतों का शासन रहा, जैसे खिलजी वंश, लोधी वंश, मुगल वंश या फिर ब्रिटिशर्स हों। इन सभी ने लगभग 800 सालों तक भारत पर राज किया, जिससे कभी ये मौका ही नहीं आया कि नालंदा को रिबिल्ड करने की कोशिश की जाए या फिर एक नए नालंदा को खड़ा किया जा सके। लेकिन 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद 2010 में फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को नए सिरे से शुरू किया गया है और आज यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, लेकिन शायद ही कभी नया नालंदा पुराने नालंदा के स्तर को छू पाए। तो दोस्तों ये तो था नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई जानकारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी।